Hi, welcome on Easy Learning. Now you are interacting with चंदन कुमार। तो हम इसमें आपको सबसे पहले हमने वोकैब सारे चैप्टर्स से करा दिए थे, जितने भी हैं पोएम्स के और आपके जो प्रोज हैं उनके हमने करवा दिए हैं। उसके बाद हमने ऑथर के ऊपर और पोइट के बारे में भी मैंने सारे जो है उसके बारे में करा दिए हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ वीडियो में। मैंने एक वीडियो में 2 या 3 पोइट को लेने की कोशिश किया ताकि कम से कम वीडियो में जो है पोइट या ऑथर को कवर कर दिया जाए। साथ में इसी बुक में जो रेनबो क्लास +2 है, इसमें लास्ट में है रीड थिंक वाली जो पार्ट है उसको हम सबसे लास्ट में करेंगे जब हमारा 11th और 12th का कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका पोएम और प्रोज हो जाएगा तो उसको भी करेंगे हम, ऐसा बात नहीं है उसको हम छोड़ेंगे, उसको भी करेंगे ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने में तो उन चैप्टर्स को भी देखे कि आखिर में उन चैप्टर्स में क्या है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम क्योंकि एग्ज़ाम्स में इन्हीं सबसे क्वेश्चंस आते हैं, वो रीड थिंक वाले में से नहीं आते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले हम इसी को करने का प्रयास करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें महात्मा गांधी जो है इंडिया की कल्चर और सिविलाइजेशन कैसी है उनके बारे में ये बात करते हैं और इन्हें बहुत सारे अलग अलग जगहों से जो है इसको कंपेयर भी कराते हैं और साथ में इंडिया में जो अलग अलग लोग हैं या मान के चलिए जगह है उनको भी ये इसमें लेते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो मैंने महात्मा गांधी के ऊपर जो है आपको एक जो मैंने वीडियो का जो एक लिस्ट बनाया था जिसमें 2-3 राइटर को एक साथ कवर किया था, उससे मैंने बता दिए हैं इसके ऊपर, तो हमें बताने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को जो महात्मा गांधी लिखते हैं उसमें वो क्या कहते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहला अगर पैराग्राफ को देखें यहाँ पर मैं आपको एक एक लाइन की पहले हिंदी बताएंगे। अगर आप एक एक लाइन की हिंदी निकालना सीख गए या समझ गए तो आप एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी घुमा फिरा के दिया गया हो, आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से कर लोगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप ब्रीफली करने का प्रयास करोगे तो आपको दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि जब तक लैंग्वेज पे कमांड नहीं होगा तब तक कोई भी चैप्टर को आप अपने तरीके से उसको क्रिएट नहीं कर सकते, उसके ऊपर अपने तरीके से उसके ऊपर नहीं लिख सकते कुछ भी। तो लैंग्वेज को कमांड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बहुत हुआ, अब हम चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। कितना सुंदर लिखा हुआ है। महात्मा गांधी यहाँ कहते हैं, आई का मतलब है महात्मा गांधी, यहाँ पे वो कहते हैं उनका वो विश्वास करते हैं कि जो सिविलाइजेशन है जिसे भारत ने विकसित किया है समय के साथ, इवॉल्व होता है समय के साथ, क्या हो जाना, विकसित हो जाना, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मतलब इससे जो है दुनिया में कोई भी हरा ही नहीं सकता और ये हराने लायक भी नहीं है। इनके कहने का मतलब है कि भारत ने जो अपने सिविलाइजेशन को धीरे धीरे तैयार किया है उसको दुनिया में कहीं भी जो है परास्त नहीं किया जा सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। कहते हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बो दी गई है उसे कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड। कहते हैं जो रोम का एम्पायर था वो चला गया, ग्रीस भी जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप गौर से देखें तो शेयर्ड द सेम फेट। ग्रीस शेयर द सेम फेट का मतलब हुआ ग्रीस के साथ भी वही हुआ, ठीक है, जो रोम के साथ हुआ था। द माइट ऑफ फराओज वॉज ब्रोकन। आपको फराओज के बारे में तो पता ही होगा, कहाँ के किंग थे, ये सारे ग्रीस के थे। तो जो उनकी जो शक्तियाँ थी वो भी टूट गई, जो फराओज की जो शक्ति थी, ताकत थी, वो भी टूट गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज। जापान जो है उसको क्या किया गया है, उसको तो पश्चिमी सभ्यता की हवा लग गई। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज ऑफ चाइना, यहाँ पे ऑफ है, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। और जहाँ तक चाइना की बात है तो इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन भारत किसी न किसी तरीके से अभी भी जो है
अपनी जो नींव है, जहाँ पे इनका बेस तैयार हुआ था, वहाँ पे अभी भी क्या है, ये कायम है। अब समझ में आ गया होगा आपको इन्होंने क्या कह दिया। छोटी सी लाइन से बहुत बड़ी बात कह दी। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस ऑफ रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। कहते हैं कि जो यूरोप के जो लोग हैं, उन्होंने अपने जो लेसन्स है वो ग्रीस के जो लोग थे और रोम के जो लोग थे, उन्होंने जो लिखा था उनसे उन्होंने सीखा था। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जिसकी ग्लोरी अब पहले की तरह नहीं है। मतलब जो पावर उनकी पहले की थी, रोम की थी और ग्रीस की थी, वो पावर अब नहीं बची है। ठीक है, लेकिन जो यूरोप के लोग हैं वो अभी भी उनकी राइटिंग्स को या वहाँ के लोग जो लिखे थे उनको अभी भी वो क्या करते हैं, लर्न करते हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। कहते हैं कि जब वे उनसे सीखने का प्रयास कर रहे होते हैं तो यूरोपियंस यह इमेजिन करते हैं कि ग्रीस और रोम के द्वारा जो गलतियां की गई थी उस गलतियों को वो नहीं करेंगे, उनको वो सुधारेंगे, उनको अवॉइड करेंगे, उनको त्याग करेंगे, जिसके कारण से रोम और ग्रीस का पतन हो गया। तो इनका कहने का मतलब यह है, जब उनकी राइटिंग्स को हम रीड करेंगे तो हम शायद उससे बच सकते हैं, हम वो गलती को रिपीट नहीं करेंगे। सच इज़ देयर पीटिएबल कंडीशन। कहता है ये इस तरीके से उनकी दयनीय अवस्था है या दयनीय हालत है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में मोटा मोटी महात्मा गांधी ने पहले तो इंडिया की वाली लाइन उठाई थी और उसके जस्ट बाद इन्होंने क्या किए कि कुछ और कंट्री के बारे में बताए। सबसे पहले तो इंडिया की ग्लोरी के बारे में इन्होंने बताया कि इंडिया का सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में कहीं भी इसको परास्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद इन्होंने कुछ कंट्री को लिए, इसके बाद इन्होंने ग्रीस के फ़राओज़ को लिए। कहते हैं उसकी पावर भी समाप्त हो गई। जापान जो है वो पता ही है आपको, आज भी जापान जो वेस्टर्नाइज के मॉडल पे चल रहा है। और जहाँ तक कहते हैं चाइना की बात है तो इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और इंडिया अभी भी किसी न किसी तरीके से जहाँ था वहीं पे है, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत बदलाव हुआ है। और ये बात आज ये राइटिंग आज की नहीं है। आज इंडिया को इंडिपेंडेंस हुए 77 ईयर्स लगभग हो गए, मतलब हो गए हैं पूरे। तो ये राइटिंग 77 ईयर्स के आसपास या उससे पहले की है। तो यहाँ पर गांधी जी जो है उस समय की स्थिति को देखते हुए बोल रहे हैं। आज तो हमारा कंट्री बहुत कुछ हो गया है, इसमें लोग बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। कोई मिडल ईस्ट वाले को फॉलो कर रहा है, कोई वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहा है, कोई इंग्लिश को फॉलो कर रहा है, तो कोई कहीं किसी कंट्री के किसी फिलोसोफर्स को फॉलो कर रहा है। तो हमारा कंट्री में बहुत कुछ अब बदल गया है। लेकिन यहाँ पे गांधी जी अपने टाइम की जो राइटिंग के हिसाब से, अपने टाइम की जो एटमॉस्फेयर थी, जो माहौल था, उस हिसाब से ये राइटिंग किए थे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इसको अगर आप मॉडर्न से कंपेयर कराएंगे तो इसी पैराग्राफ में देखिए, मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करते समय आपके पास आइडिया नहीं होती है। आप क्वेश्चन आंसर करते समय सोचते हैं कि मैं क्या लिखूंगा। कई बार ऐसा आपको क्वेश्चन दे देगा जहाँ पे आपको आंसर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बुक से आपको नहीं मिलेगा, चैप्टर से नहीं मिलेगा, आपको सोचना पड़ेगा। और जब आप यही बातों को सोचेंगे ना, तो आप कुछ बना के मिला के लिख सकते हैं एग्जामिनेशंस में। तो इसी कारण से मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसको बता देता हूँ। समरी जब हम बताएंगे तो उसमें आपको हम एक छोटा सा जो है वो अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें हम बहुत ही छोटा सा जो है सारांश बता देंगे, जिससे आप काम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कहते हैं यहाँ पर में कि यूरोप के लोगों पे इसी पैराग्राफ में कहे थे कि यूरोप के लोग जो ग्रीस और रोम है उनसे उनकी लेसन्स को सीखते हैं, उनके द्वारा जो लिखा गया, वहाँ के लोग जो राइटिंग लिखे थे उनके बारे में सीखते हैं, जिसकी ग्लोरी अब पहले की तरह नहीं है। गांधी जी कहता है कि यूरोप के लोग अभी भी वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनका मन ऐसा है कि अगर हम जो भी गलतियां वहाँ के रोम और ग्रीस वाले लोगों ने करी है वो गलतियां हम नहीं करेंगे, उससे हम छुटकारा पाएंगे। हम देखेंगे कि रोम और ग्रीस वाले ने कौन सी ऐसे मिस्टेक करी जिससे उनका पतन हो गया, वो पहले की तरह अपने साम्राज्य को विस्तार नहीं कर पाए, अपनी शक्ति को जो है पहले की तरह नहीं रख पाए। ठीक है, तो ये तो था पहला पैराग्राफ का। अब हम चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ में।
ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी। कहते हैं कि इसी बीच में इंडिया जो है इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, अनचेंजेबल होता है, इमूवेबल होता है, और यही उसकी ग्लोरी है। यही उसकी क्या है? ग्लोरी है, सुंदरता है, उसकी गरिमा है। इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया के प्रति जो है हमेशा जो है यह मतलब चार्ज लगते रहे हैं, उनको उनके प्रति ये हमेशा आरोप लगते आए हैं कि इनके लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, सो अनसिविलाइज्ड, मतलब असभ्य है, इतना ज़्यादा जो है सिविलाइज नहीं, इग्नोरेंट है, इग्नोर कर देते हैं बातों को, और स्टॉलिड है, मतलब मंद बुद्धि वाला है, स्लो विटेड है। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस दैम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। और इंडिया के ऊपर यह चार्ज लगता रहा है कि यह बिल्कुल ही संभव नहीं है कि उन लोगों को जो है किसी भी प्रकार से बदला जाए, उनको किसी तरीके से अपना करके ऐसे लोगों को इंड्यूस किया जाए, उनके अंदर में कुछ नया चीज़ उतारा जाए जिससे कि उनके अंदर में कोई परिवर्तन हो। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। वाकई में यह जो आरोप लगे हैं यह हमारी जो मेरिट है उसके खिलाफ लगे हैं। What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change। कहते हैं जो हमने टेस्ट किया है, जो हमने सत्य पाया है, वो हमने अपने जो एक्सपीरियंस की जो बेस होती है, जो मजबूती होती है, जो हमारा गौरव है, रख के उसको पर स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, तो उसको एनविल कहा जाता है, जिससे ब्लैक स्मिथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी की एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हिसाब से देखा जाए कि ये हमारी एक्सपीरियंस ऐसी है जिसके कारण से जो है हम अपने आप को बदलने की हिम्मत नहीं करते हैं। महात्मा गांधी लिखते हैं ये चीज़, लेकिन आज के यंग जनरेशन में क्या हो रहा है ये सभी को मालूम है कि यंग जनरेशन कैसे बदलती जा रही है। मैनी थर्स्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड शी रिमेन्स स्टेडी। बहुत ऐसे हैं जिसने अपने अपने जो सलाह है वो इंडिया के ऊपर थोपा कि तुम ऐसा करो वैसा करो, तब तुम्हारे अंदर बदलाव आएगी, तुम असभ्य हो, अनसिविलाइज्ड हो, इग्नोरेंट हो, स्टॉलिड हो। बहुत सारे चार्ज इंडिया के प्रति लगते रहे या इंडिया के खिलाफ लगते गए। ठीक है, दिस इज़ हर ब्यूटी, यही उसकी सुंदरता है, क्योंकि वह इतना होने के बाद भी बदलती नहीं है। शी का मतलब कौन? इंडिया। हर एक कंट्री जो है शी होता है, फेमिनिन जेंडर में आते हैं, इसलिए शी का मतलब यहाँ इंडिया हो गया। यही उसको सुंदरता है कि अभी तक ये अभी भी कायम है, ये बदली नहीं है। इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप, और यह जो है हमारी जो आशा है उसकी एक सुरक्षा है। ठीक है, इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप। तो इस पैराग्राफ में क्या था, मिला जुला करके यही है कि इन्होंने क्या किया है कि अपनी इंडिया को जो है बताया है कि इतना कुछ होने के बाद दुनिया तो बदल रही, लेकिन हमारे इंडिया जो अभी भी वैसे ही है। लेकिन इसी के कारण से इसके खिलाफ जो बहुत सारे इसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि इंडिया अनसिविलाइज्ड है, तो इग्नोरेंट है, तो स्टॉलिड है, और यहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार से कुछ बता करके उसे अपना करके या किसी तरीके से चेंज करना जो है वो असंभव है, संभव नहीं है। और ये हमारे मेरिट के खिलाफ चार्ज लगे हैं। गांधी जी यहाँ पे कहते हैं ये ऐसा नहीं है कि किसी और के कारण चार्ज लगे हैं, लेकिन यहाँ पे गांधी जी यह भी कहते हैं कि हमने इसको टेस्ट किया और हमने यह सत्य पाया, क्योंकि ये सारी कुछ हमारे अनुभव की एक उसके ऊपर तैयार होती है, एनविल पे तैयार होती है। और हमने जब सारा कुछ अनुभव किया, पूरी दुनिया को देखा, तो हम नहीं चाहते हैं अपने आप को बदलना, हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम अपने आप को बदलें। बहुत सारे जो है उन्होंने अपना सलाह जो है इंडिया के ऊपर थोपा, थर्स्ट किया या फेंका, लेकिन अभी भी इंडिया जो स्टेडी है, वो बदली नहीं है। यही उसकी सुंदरता है जो कि हमारी उम्मीद जो है या आशा जो है उसकी एक सुरक्षा है। नेक्स्ट पैराग्राफ थर्ड में दिए हुए हैं। अगर आपने इस तरीके से कर लिया जैसे हम बता रहे हैं, एक एक पैराग्राफ को बहुत ही बारीकी से कर लिया, तो आपको एग्जामिनेशंस के साथ आपकी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी, आपको लिखने की जो कला होती है वो भी आपके अंदर जो है क्रिएट हो जाएगी। आप आइडियाज़ को क्रिएट करना सीख जाएंगे, आइडिया को जोड़ना सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में है वहीं आप लिखें। एग्जामिनर कहता है कि किसी भी तरीके से हमारे क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए। तो कुछ लर्नर्स क्या करते हैं, जैसे अभी हम इसका आंसर लिख देंगे कहीं पर भी, तो आंसर को सीधा रट लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। पहले जैसे करते थे बच्चे, वो आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि टाइम कम मिलने के कारण या सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होने के कारण
या बहुत सारे रीजंस के कारण जो है वो क्या करते हैं, लर्न कर लेते हैं उनको, लेकिन वो चीज़ क्या होती है, काफ़ी लंबे समय तक उनके मेमोरी में नहीं रहता है और बाद में उन्हें प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाते हैं बना करके, तो वहाँ पर मैं बिना चैप्टर को बहुत बेटर तरीके से जाने हुए जो है उसको लिखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इतना थोड़ा अंदर डीप जाके बता रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो थर्ड में सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कहते हैं सिविलाइजेशन जो है वो हमारी आचरण का एक ऐसा रूप है जो कि हमारे जो ड्यूटी का जो रास्ता है, ठीक है, जिस रास्ते पे आदमी चल रहा है उसके ऊपर इशारा करती है, पॉइंट करती है, बताती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कहते हैं हमारे ड्यूटी का जो हम करते हैं परफॉर्मेंस उसमें देते हैं, और हमारी जो नैतिकता है उसको जो अगर हम गौर से देखते हैं तो ये दोनों ही चीज़ कन्वर्टिबल टर्म्स हैं। मतलब इसको क्या किया जा सकता है, तो बदला जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। दोनों ही जो है कन्वर्टिबल शब्द हैं या टर्म है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। कहते हैं मोरालिटी को अगर ऑब्जर्व करना हो, इसको देख रेख करना हो, तो इसका मतलब होता है कि हमारे अपने माइंड के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करना, मतलब माइंड के ऊपर बिल्कुल काबू करना, और हमारी जो शौक होती है उसके ऊपर मास्टरी करना। ठीक है, सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स। और इस तरह से ऐसा करते हुए हम अपने आप को जान पाते हैं, खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। कहते हैं गुजराती में अगर सिविलाइजेशन का अगर आप इक्विवेलेंट देखें, बराबर मीनिंग देखें, तो इसका मतलब होता है एक अच्छा आचरण, मतलब गुड कंडक्ट। तो इस पार्ट ऑफ जो आपका पैराग्राफ है इसमें इन्होंने गुड कंडक्ट की बात कही गई है और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी की बात कही गई है, जिसको कि उन्होंने एक कन्वर्टिबल टर्म्स दिया है। ठीक है, कन्वर्टिबल टर्म्स मतलब जो बदलने योग्य है, जिसे बदला जा सकता है, जिसे हम समय के साथ विकसित कर सकते हैं, हम अपने मोरालिटी को अच्छा कर सकते हैं। और साथ में ये बताते हैं कि मोड ऑफ कंडक्ट जो है सिविलाइजेशन की, यही एक ऐसा चीज़ है जो आदमी के जो रास्ता है जिस पे वो चल रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर इशारा करती है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में आपका यही था। ये भी बताते हैं साथ में कि अगर हम अपने माइंड के ऊपर स्टडी हासिल कर लेते हैं और अपनी पैशंस के ऊपर, ठीक है, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, और ऐसा करते हुए हम अपने आप को जान पाते हैं कि हम क्या हैं। और गुजराती में इसका मतलब होता है जो सिविलाइजेशन का जो बिल्कुल इक्वल मीनिंग होते हैं वो होते हैं आपका गुड कंडक्ट, जिससे कि एक अच्छा आचरण कहा जाता है। तो ये तो बिल्कुल थर्ड पैराग्राफ में जो इसमें यहाँ पे दी गई है। इसके बाद है पैराग्राफ नंबर 4 में, इसमें दिए गए हैं, इफ़ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडीज एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। कहते हैं अगर यह परिभाषा को ठीक कर लिया जाए, क्या कौन सी परिभाषा को, तो सिविलाइजेशन इक्वल टू गुड कंडक्ट, समझ गए, ये परिभाषा है इनका। ठीक है, या जो ऊपर इन्होंने परिभाषा दे रखा है कैसे हमें मोरालिटी को ऑब्जर्वेंस करना है, कैसे हमें अपनी ड्यूटी को करना है, कैसे हमको अपनी माइंड के ऊपर मास्टरी हासिल करनी है, अपनी पैशंस के ऊपर करनी है। तो कहते हैं कि अगर हम इस डिफिनेशन को करेक्ट कर लेते हैं तो इंडिया जो है एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, जैसे कि बहुत सारे राइटर्स ने यह दिखाया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनी बॉडी सेल्स, इसे किसी से भी कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड दिस इज एट इट शुड बी, और यह वैसा ही है जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4th पैराग्राफ भी आपका एंड होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं 5th पैराग्राफ पे। तो 5th पैराग्राफ में यहाँ पे दिए हुए हैं कि वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड एंड मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। कहते हैं हम अक्सर या मतलब हम पाते हैं या नोटिस करते हैं कि हमारा दिमाग जो है एक बेचैन चिड़िया है, हमेशा जो है बेचैनी में रहता है, क्या मिल जाए, कहाँ चला जाए, क्या कर लें, क्या हासिल कर लें। तो ये क्या है, रेस्टलेस बर्ड है।
द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, जितना ज़्यादा इसको मिलता है उतना ज़्यादा ये चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी इसे संतुष्टि नहीं मिलती है, अभी भी ये असंतुष्ट रहती है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, जितना ज़्यादा हम अपनी पैशंस में लगते हैं, इंडल्ज करते हैं, उतना ज़्यादा जो है वो क्या हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, हमारी कंट्रोल से बाहर चले जाता है, हमारा दिमाग जो है उसी की तरफ भागता है। ठीक है, तो द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट ऑफ आवर इंटेलिजेंसेस, यही का वजह है, इसी सब के कारण से हमारे जो पूर्वज है वो हमें हमारी इंटेलिजेंस की हद को बिल्कुल फिक्स कर दिए थे, सेट कर दिए थे कि हमें किस चीज़ में कितना डूबना है, उसी को इंटेलिजेंसेस कहा जाता है, किस चीज़ में जाके कितना लिप्त होना है। ठीक है, दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, मतलब उन सब ने देखा कि हमारी जो खुशी है वो एक हमारी अधिकतर मतलब दिमागी दशा के कारण है, कि हमारे जो मेंटल कंडीशन कैसा है उसके ऊपर हमारी खुशी निर्भर करती है। तो इस पार्ट ऑफ जो पैराग्राफ में जो है आपको यही दिया है कि महात्मा गांधी ने यहाँ पे हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि माइंड एक ऐसा रेस्टलेस बर्ड है कि इसको आप जहाँ लगाओगे, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ में लगाओगे वो इतना ज़्यादा भगाएगा, और फिर भी आपको उस चीज़ में ये संतुष्टि नहीं दिला पाएगा। और जितना ज़्यादा हम अपने पैशंस में डूबते हैं उतना ज़्यादा वो हमारे कंट्रोल से हमारा दिमाग बाहर चला जाता है। ठीक है, इसी कारण से कहते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो हमारी जो किसी चीज़ में लिप्त होने की जो लिमिट होती है उसको तैयार करते हैं, क्योंकि वो उन सब ने देख लिया था कि हैप्पीनेस का जो मुख्य कारण है वो अधिकतर हमारी मेंटल कंडीशन है। अगर हमारा मेंटल कंडीशन बिल्कुल फिट है तो हमारी खुशी भी हमारे हाथ में है। तो इस तरीके से जो है इन्होंने 5th पैराग्राफ में इसको बताया है। तो पैराग्राफ नंबर 6 से है, ए मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। महात्मा गांधी कहते हैं कि आवश्यकता के अनुसार से आदमी इसीलिए हैप्पी नहीं है क्योंकि वो धनी है, और इसीलिए वो दुखी नहीं है कि वो गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। जो अमीर लोग होते हैं, द रिच का मीनिंग हुआ यहाँ पे अमीर लोग। अमीर लोग अक्सर जो है वो दुखी दिखाई पड़ते हैं, और जो पुअर होते हैं वो हैप्पी दिखाई पड़ते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों की संख्या में लोग ऐसे रहेंगे जो हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसवेटेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। इन सबको बहुत गौर से देखते हुए हमारे पूर्वज ने जो है हमें लग्जरी, जो विलासिता के जीवन है, और जो प्लेजर है, हमारी खुशी है, जिसमें हम चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उससे हट के हमको सलाह दिए हैं। डिसवेटेड मीन्स किसी से हट के या किसी के खिलाफ सलाह दिया होना। ठीक है, वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। कहते हैं कि हमने उसी हल का इस्तेमाल जो है किया है जिस हल का इस्तेमाल हज़ारों साल पहले होता था, या जो हज़ारों साल पहले एग्जिस्ट करता था। इसके बाद इसमें नेक्स्ट दिए हुए हैं, We have retained the same kind of cottages that we had in former times and ठीक है, कहते हैं हम जो है उसी प्रकार के कॉटेजेस को धारण किए हैं, कुटिया को धारण किए हैं जो हमारे पहले के समय में थे। कब थे? तो जो हमारे पहले के समय में थे। एंड आर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारी जो देशी शिक्षा है वो वैसी ही है जैसे पहले थी। ठीक है, उसके बाद है वी हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरेटिंग कंपटीशन, कि हमारे पास जो है कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें हमारा ज़िंदगी जो है धीरे धीरे नष्ट होता जाए। लाइफ कोरोडिंग का मतलब धीरे धीरे जो है हमारे जीवन जब कोरोड करने लगता है, उसको खाने लगता है, कोई चीज़ नष्ट करने लगता है, तो उसी को लाइफ कोरोडिंग कहा जाता है। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage। है कि सभी जो है अपनी अपनी जो ऑक्यूपेशन, पेशा थे या जो ट्रेड थे, मतलब व्यापार होते हैं, उसको जो है अनुसरण किए, उसका पालन किए, और एक रेगुलर
उनको जो मजदूरी होती है वो उन्हें दिया जाता था। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं था कि हम नहीं जानते थे कि मशीन का आविष्कार कैसे किया जाए। बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी विड बिकम स्लेव्स। कहते हैं लेकिन हमारे पूर्वज जो होते हैं वो जानते थे कि अगर हम अपने दिल को ऐसी चीज़ों के पीछे लगा दिया, अपना जो मन है उसको ऐसे चीज़ों के पीछे लगा दिया, तो हम क्या हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आर मोरल फाइबर। और अपनी जो कैरेक्टर है उसको क्या करेंगे, नष्ट कर बैठेंगे, खो बैठेंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिबरेशन डिसाइडेड दैट वे, दे का मतलब हमारे ये फोर फादर्स हैं, हमारे जो पहले जो लोग रहते थे, एंसेस्टर्स हैं, वे इसी वजह से काफ़ी ठीक ठीक विचार विमर्श करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद, सोचने के बाद, विचार करने के बाद, वही दे रखा है ड्यू डेलिबरेशन, वही मीनिंग होते हैं। उन सब ने डिसाइड किए दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, कि हमें केवल वही करनी चाहिए जो हम अपने हाथ से और पैर से कर सकते हैं। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. उन सब ने देखा कि हमारी जो वास्तविक जो खुशियाँ हैं और जो हमारा स्वास्थ्य है, इसमें हमारा हैंड्स और फीट का प्रॉपर यूज़, अगर हम हैंड और फीट को प्रॉपर यूज़ करते हैं, प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा जुड़ा हुआ है। कि अगर हम हैंड और फीट से काम करते हैं, अपना हाथ पैर चला रहे होते हैं, तो इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और इससे हमको खुशी भी मिलती है। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है वो फिर से मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करके आपको बता देता हूँ। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में महात्मा गांधी बताते हैं कि केवल रिच इसलिए रिच नहीं है क्योंकि मतलब हैप्पी नहीं है क्योंकि वो रिच है, और गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि वो अनहैप्पी है। रिच को अक्सर जो है वो अनहैप्पी देखा जाता है और पुअर को हैप्पी देखा जाता है। लाखों की संख्या में लोग हमेशा ही गरीब रहेंगे। इन सभी को देखते हुए हमारे पूर्वज ने हमें जो विलासिता के जीवन है, लग्जरीज और प्लेजर्स है, उससे हट के रहने की सलाह दिया। हम जो है उसी प्रकार के जो है वो हल का इस्तेमाल किए हैं जिसका इस्तेमाल हज़ारों वर्षों पहले होता था। हमने उसी प्रकार के कॉटेजेस या कुटिया को धारण किए हैं जिसका इस्तेमाल पहले के समय में होता था, और हमारी जो देशी शिक्षा है, स्वदेशी शिक्षा है, वो उसी प्रकार की है जैसे पहले थी। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसमें, या सिस्टम नहीं है या सिस्टम नहीं बना है जिसमें कंपटीशन तैयार किया और जिसमें हमारा लाइफ धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। हम सभी जो है अपने ऑक्यूपेशन को फॉलो किए, अपने ट्रेड को फॉलो किए, और हमें बराबर के हिसाब से जो है उसका मेहनत का पैसा मिला या वेज मिला। ऐसा नहीं था कि हम मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते थे या नहीं जानते थे करना, लेकिन हमारे फोर फादर्स जो पूर्वज हैं वो जानते थे कि अगर हम अपना दिल को, अपना मन को अगर हम इन चीज़ों लगा देंगे तो हमारे जो मोरल फाइबर है, जो कैरेक्टर है, उसको हम नष्ट कर डालेंगे। वो इसी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा सोच समझने के बाद, ठीक है, सोच समझने के बाद यह निर्णय लिया कि हमें अपने हाथ पैर चला करके काम करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें रियल हैप्पीनेस मिलती है, हमारा हेल्थ भी सही रहता है और इससे हम सुखीपूर्वक रहते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है जो दिया हुआ है इसमें, वो है दे फर्दर रीजनड द लार्ज सिटीज वर ए स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस एंड दैट पीपल वुड बी हैप्पी इन नॉट बी हैप्पी इन देम। कहते हैं दे का मतलब है फोर फादर्स या एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं उन्हीं को यहाँ पर भी दे कहा गया है। तो उन्होंने बाद में यह रीज़न दिया, कारण दिया कि जो बड़े बड़े शहर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देखते हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, ये सब क्या है, बड़े बड़े शहर हैं। तो ये सारे क्या थे, फंदे थे और एक यूजलेस इनकम्ब्रेंस थे, मतलब एक ऐसा बोझा जिसका इस्तेमाल ना हो या जिसका कोई मतलब ज़्यादा यूज़ ना हो, तो यूजलेस इनकम्ब्रेंस है। और ये ऐसा जगह है जहाँ पे लोग जो है उसमें हैप्पी नहीं होंगे। और आगे
वो ये कहते हैं, हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो ये कहा करते थे दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड, मतलब इन शहरों में क्या होंगे, तो चोर के झुंड होंगे। किसके होंगे? चोरों के झुंड होंगे। और क्या क्या होंगे वो नेक्स्ट पेज में दिया गया है। रॉबर्स होंगे, डकैत होंगे, प्रोस्टिट्यूशन होंगे। प्रोस्टिट्यूशन क्या होते हैं? जब वुमेन इमोरल एक्टिविटी में शामिल हो जाती है, अपना जो है वो अपने जीवन को चलाने के लिए, तो उसी को प्रोस्टिट्यूशन कहा जाता है। एंड वाइस फ्लरिशिंग इन देम, और जो बुराई है उसके अंदर में पनपता हुआ चला जाएगा। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और जो गरीब लोग हैं वो अमीर लोगों के द्वारा उन्हें लूटे जाएंगे। ठीक है, गरीब लोगों को अमीर लोगों के द्वारा लूटे जाएंगे। आज भी वही हो रहा है ज़्यादा जगह पर में। अगर कोई गरीब है तो उसको ज़्यादा रिच पर्सन क्या करना चाहता है, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, उसको रॉब करने की कोशिश करना चाहता है। ये सभी के लिए नहीं है, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छे भी हैं, जो स्ट्रगल करके बहुत ऊपर तक उठे हैं, और वो हमेशा सोचते हैं कि अपने नीचे वाले को हम हेल्प करें, उसके साथ हम लूटपाट ना करें, और उनकी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको इस तरह का काम करते हैं। तो यहाँ पे दे रखे हैं दे वर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। तो यहाँ महात्मा गांधी कहते हैं कि इसीलिए दे वर का मतलब है हमारे फोर फादर्स जो है, इसी कारण से ये छोटे छोटे जो गांव थे वो उससे संतुष्ट थे। एक चीज़ आपको हम और बताना चाहते हैं, यहाँ पे इन्होंने दैट का यूज़ करके बनाया है सेंटेंस को। इस पैराग्राफ को आप देखेंगे, देखिए महात्मा गांधी जी एक लॉयर भी थे। तो अगर आप लॉयर की कोई पेपर को पढ़ेंगे तो उसमें दैट से सेंटेंस ज़्यादा शुरू होते हैं। आप अगर कोई नोटिस वगैरह लिखवाते हैं या कुछ आप केस वगैरह बनवाते हैं तो वहाँ पे तो ये आपको ये झलक जो है इस सेंटेंस से दिखाई पड़ा होगा, जो पीछे से आपको इस सेंटेंस में दैट से इन्होंने यूज़ किया है सेंटेंस को। फुल स्टॉप के साथ ही इन्होंने दैट से सेंटेंस को शुरू कर लिया है। ठीक है, और मैं मोटा मोटी इस पैराग्राफ में क्या था कि महात्मा गांधी कहना था कि हमारे जो पूर्वज है वो सिटी की जो लाइफ होती है उसका प्रशंसा नहीं करते थे। उनका मानना था कि सिटी क्या होता है, एक हमारा यूजलेस इनकम्बरेंस है। ठीक है, जहाँ पे लोग सुखी नहीं रहेंगे, वहाँ पर में जो चोर हैं या डाकू हैं वो मिलेंगे, अमीर लोग जो है वो गरीब लोगों को लूटते हुए मिलेंगे, और वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन फैलेगा, जो वाकई में आज हो रहा है। आप हर सिटीज़ में देखें, सारी ये जितनी भी चीज़ें दी गई है वो हमेशा जो हम लोगों को न्यूज़ में भी सुनने को आता है कि आज यहाँ पे ये हो गया, आज यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरीके से जो है ना, जो बुराई है या पाप है, ये जो वाइस है वो उसमें पनप रहा होगा, और इसी कारण से वो जो हमारे जो आपको जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे गाँव में भी संतुष्ट थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें पैराग्राफ नंबर 8 में दे रखे हैं, यहाँ पे फिर से वही बात है, दैट या दे, मतलब दे मतलब वे लोग, कौन लोग, या अभी भी फोर फादर्स की ये बात कर रहे हैं गांधी जी, अभी भी ये एंसेस्टर्स के पूर्वजों की ही बात कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको कनेक्ट करके रखना है स्टोरी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, ऐसे पकड़ के चलना है कि दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर सोर्ड्स आर इन्फीरियर टू द सोर्ड्स ऑफ एथिक्स। मतलब फोर फादर्स का मानना था कि जो राजा है और उनके जो तलवार हैं, ठीक है, वो हमारी जो एथिक्स होती है, नैतिकता होती है, उसकी तलवार से कमज़ोर होती है। दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर्स। कहते हैं वे इसी वजह से इस अर्थ को जो है वो अपना सॉवरेन मान लिए थे, संप्रभुता मान लिए थे। ठीक है, टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर्स। ठीक है, टू द, और किसकी तुलना में ऐसा किए थे, तो ऋषिज और फकीर की तुलना में किए थे। इन्फीरियर टू लगा रखा है, कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है, ग्रामेटिकल पार्ट से। आगे कह रहे हैं कि ए नेशन विद ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। जिस राष्ट्र में इस प्रकार का संविधान है वो दूसरों को सिखाने के योग्य है, फिटर है, ना कि उनसे दूसरों से सीखा जाए, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। मतलब दूसरों से सीखने के बजाय हमारे देश में एक ऐसा संविधान है इस राष्ट्र में जो कि दूसरों को सिखाने के लायक है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। इस देश में क्या थे,
तो कोर्ट्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, लेकिन वो सभी क्या थे? बंधे हुए थे, बॉन्ड्स थे सारे। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। हर कोई जानता था कि जितने भी पेशे हैं वो खास करके अच्छे नहीं समझे जाते थे या सुपीरियर नहीं थे। मोर ओवर दीज वकील्स एंड वाइद्स डिड नॉट रॉब पीपल। इसके अलावा ये वकील और वैद्य जो है वो लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स। वे लोग जो है लोगों के डिपेंडेंस भी समझे जाते थे। मतलब ये वो लोग थे जो लोगों पर निर्भर रह करके अपना जीवन यापन करते थे। नॉट देयर मास्टर्स, ये उनके स्वामी नहीं थे। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। जो जस्टिस थी, जो न्याय थी, इसे टॉलरेबली मतलब जिसे कि सहन करके, बर्दाश्त करके देखा जा सकता है, वो बिल्कुल उचित थे, फेयर थे। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स। एक आसान सा नियम बनाया गया था जिससे कि कोर्ट कचहरी से बचा जाए। वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स। देयर वर नो टॉट्स टू ल्योर पीपल इन टू दैम। यहाँ दिस एविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन अराउंड कैपिटल्स। और यह जितनी भी बुराई है ये सभी बहुत गौर से देखने योग्य हैं। कहाँ पर में? तो हमारे राजधानी में या राजधानी के आसपास में, जो हमारी राजधानी या कैपिटल्स है उसमें या उसके आसपास में। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। जो साधारण लोग थे वो खुल करके अपना जीवन जिया करते थे और अपनी जो एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन है, जो खेतीबाड़ी की जीवन है, उसको फॉलो किया करते थे। दे एन्जॉय ट्रू होम रूल। वो एक सच्चा जो होम रूल होता है उसका आनंद लेते थे। तो इस पैराग्राफ में मोटा मोटी क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर में गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे फोर फादर्स थे वह देखा करते थे कि जो किंग्स और उनके जो तलवार हैं वो एथिक्स के तलवार के सामने कमज़ोर थी, और साथ ही साथ इसी कारण से वह इस अर्थ को जो है अपना संप्रभुता माने थे और इस अर्थ को ऋषि और फकीर से ज़्यादा बेटर माने थे उन लोगों ने। कहते हैं भारत जैसे संविधान में जो भारत जैसे नेशन में जो संविधान है वो दूसरों को सिखाने के योग्य है, ना कि दूसरों से सीखने के योग्य है। इस देश में जो है कोर्ट थे, लॉयर्स थे और डॉक्टर्स थे, लेकिन सभी जो है वो बाउंड थे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हर कोई जानता था कि प्रोफेशंस जो है उन सब की प्रोफेशंस उतना ज़्यादा सुपीरियर नहीं थे। इसके अलावा ये जितने भी वकील और वाइद्स होते थे लोगों को लूटने का काम नहीं करते थे, बल्कि ऐसा समझा जाता था कि ये लोगों के ऊपर निर्भर थे, ये उनके स्वामी या मास्टर नहीं थे। जो न्याय थी वो बहुत ही फेयर थी, उचित थी। जो साधारण नियम था और साधारण कानून बनाए गए थे जिससे लोग कोर्ट कचहरी से बचे, कोर्ट न जाए। यहाँ पर में कोई दलाल नहीं थे जो लोगों को बहकाए, लोगों को जो है कोर्ट में या कोई गलत काम के लिए प्रवृत्त करे। ठीक है, यह बुराई जो है केवल और केवल गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो कैपिटल है या कैपिटल के आसपास है वही देखी जा सकती है। कॉमन पीपल खुल करके अपना जीवन जिया करते थे, अपनी खेती बाड़ी जैसी ऑक्यूपेशन में अपना लगे पड़े थे, फॉलो करते थे और इस तरीके से वे ट्रू होम रूल को जो है एंजॉय करते थे। ठीक है, तो इसके साथ आपके जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आपने इसको बहुत बेटर तरीके से कर लिया होगा तो ये क्वेश्चंस आपके लिए लड्डू के समान होगा। इसको आप आसानी से बना करके आप इसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। और इसी क्वेश्चंस के कारण हमने इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया ताकि अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स या जितनी भी चीज़ें हैं उसको करने में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर समझ में एक बार में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके देखिए, वीडियो को बैकवर्ड फॉरवर्ड करके देखिए और कई बार देखिए, जिससे कि आप चैप्टर को बहुत बारीकी तरीके से कर लें। इस तरीके से आप चैप्टर को पढ़ लें कि कहीं से भी कोई क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर लें। ठीक है, चलिए तो 9 पैराग्राफ में इसमें दिए हुए हैं कि द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वॉटरीज। अब यहाँ पे पूर्वजों को छोड़ दिए हैं और गांधी जी फिर से अपना विचार यहाँ पे दे रहे हैं और यहाँ पे कहते हैं कि भारतीय जो हमारी सभ्यता है जैसे कि मेरे द्वारा जैसे कि डिस्क्राइब किया गया है,
उसको हमारे या इसके जो वोटरीज हैं, मतलब जो इंडिया के जो वोटरीज हैं, डिवोटीज़ जो हैं, जो इसको मानने वाले हैं, जो इसको बिल्कुल श्रद्धा के साथ मानते हैं, उनके द्वारा भी इसी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। मतलब गांधी जी कहते हैं केवल मैं ही डिस्क्राइब नहीं किया हूँ, बल्कि इसके जितने भी वोटरीज या डिवोटीज़ हैं, भक्तगण हैं, वो सभी जो है, सभी के द्वारा इनको जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। आगे हैं, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन। कहते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में या किसी भी सभ्यता के तहत या अंतर्गत आदमी ने सभी चीज़ों को जो है परफेक्शन के साथ प्राप्त नहीं किया। ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन, सभी लोगों ने अपनी परफेक्शन को प्राप्त किया। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट द मोरल बीइंग। कहते हैं भारतीय सभ्यता की जो रवैया है या टेंडेंसी है वो ये है कि हमारी जो नैतिक जो थिंग्स हैं उनको ऊपर उठाया जाए। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। और दूसरी ओर यहाँ पे दे रखे हैं कि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उनका क्या है कि वो अनैतिकता को जो है फैलाते हैं, उनको और बढ़ाते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है। द लैटर इज गॉडलेस। लैटर का मतलब यहाँ पे, फॉर्मर का मतलब पहले इंडिया का और लैटर का मतलब वेस्टर्न का। तो यहाँ पे कहना है लैटर का मीनिंग है आपका वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो पश्चिमी जो सभ्यता है वो गॉडलेस है, उसमें देवी देवता नहीं है। ठीक है। द फॉर्मर मतलब इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन या तो फॉर्मर है इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ ऑफ गॉड इन गॉड। ये किसके ऊपर आधारित है? तो गॉड के ऊपर आधारित है। मतलब इनका कहना यह है कि यहाँ के लोग गॉड में विश्वास करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लोअर ऑफ इंडिया क्लिंग टू द ओल्डर इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। कहते हैं कि इस तरीके से समझते हुए और विश्वास करते हुए यह हर एक जो लवर है, यहाँ पे लवर है भारत के, उसकी एक ज़रूरत बनती है, बिहोव्स बनती है। ठीक है। क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, और ये हमारे भारत के जो पुराने सभ्यता है इसके साथ बन के रहना चाहती है, बन के रहते, क्लिंग करती है, इसके साथ ये चिपक जाती है। इस तरह से चिपक जाती है जैसे कि एक बच्चा जो है अपनी माँ के छाती से जो है वो चिपक जाता है। इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में गांधी जी ने वेस्टर्न और इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया है। पहला लाइन जो मैंने बताया तो उसमें तो ये बताते हैं कि यहाँ पर मैं कि गांधी जी कहते हैं कि मेरा ही ओपिनियन नहीं है, मैं ही केवल डिस्क्राइब नहीं करता हूँ इंडियन सिविलाइजेशन को इस तरह से, बल्कि इसके जो डिवोटीज़ हैं या वोटरीज हैं उनके द्वारा भी इसी तरीके से वर्णन किए गए हैं। ठीक है। साथ में ये बताते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन क्या है आपका, एक गॉड की फेथ में है, लोग गॉड में विश्वास करते हैं, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है आपका, गॉडलेस है। दूसरा बात ये बोलते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन चाहते हैं कि इसमें हर एक व्यक्ति को परफेक्शन प्राप्ति हो, मतलब हर एक चीज़ में आदमी निपुण हो जाए। ठीक है। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो इमोरलिटी फैलाते हैं और मतलब अनैतिकता की जो है पाठ पढ़ाते हैं दुनिया को। ठीक है। इस तरीके से कंक्लूजन में कहते हैं कि इस तरीके से इसको समझते और विश्वास करते हुए ये हमारे हर एक जो भारतीय हैं, जो भारत को प्रेम करने वाले हैं, सभी भारतीय जो है इसकी एक ज़रूरत है कि वो इंडियन सिविलाइजेशन, जो पुरानी इंडियन सिविलाइजेशन है उसके साथ चिपक जाए। इवन एज अ चाइल्ड, यहाँ तक कि जो बच्चा भी जिस तरीके से अपने माँ के ब्रेस्ट से चिपक जाता है, उसी तरीके से जो है हमारे जितने भी भारत के लवर हैं वो उसकी ज़रूरत है, बिहोव्स है, उनको यह करना है। ठीक है। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 10 में। तो पैराग्राफ नंबर 10 में यहाँ पे दे रखे हैं कि आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट। अब यहाँ पे गांधी जी अपने आप को, क्योंकि वेस्ट के बारे में काफ़ी बोल दिए थे, पश्चिमी सभ्यता के बारे में, तो यहाँ पे अपने आप को बचाव करते हुए दिखते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि मैं वेस्ट का मतलब हेटर नहीं हूँ, मैं हेट करने वाला नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब नफरत करता हूँ उससे। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैं जो है वेस्ट को बहुत सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो जिससे हमने पश्चिमी जो लिटरेचर थे,
जो आपके साहित्य थे उससे हमने सीखा है। ठीक है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। लेकिन मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का भी जो है थैंकफुल हूँ, मुझे यह सिखाने के लिए कि मैं अपने भारत को जो है इसको पूरी की पूरी जो हाइट है वहाँ तक जो है उठाना चाहता हूँ और वहाँ तक ले जाना चाहता हूँ। आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रेंकली दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यहाँ पे दे रखे हैं, आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम एंड दैट इज दैट वी मस्ट शन इट ऑल कॉस्ट। कहते हैं यहाँ पर मैं कि मुझे जो है हर एक देशवासी को खुल करके ज़रूर बताना चाहिए कि सालों मतलब कई साल के ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब वो कई साल की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके अनुभव के बाद हमने एकमात्र लेसन सीखी है। वो यह लेसन यह है कि हमें जो है हर कीमत पर में जो है दैट वी मस्ट शन इट ऑल कॉस्ट, कि हमें हर हाल में जो है इसे किसी तरह की अगर परेशानी आती है तो इससे दूर रखना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। ठीक है। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में पहली बात तो यह है कि गांधी जी ये नहीं कहते हैं कि मैं वेस्ट का दुश्मन हूँ, मुझे वेस्ट से कोई जो है बिल्कुल नफरत ही है। वो वेस्ट को ये भी मानते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ वेस्टर्न लिटरेचर से सीखा है और इसके लिए वो मतलब कृतज्ञ है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद फिर ये मॉडर्न सिविलाइजेशन को पकड़ लेते हैं और यहाँ मॉडर्न सिविलाइजेशन को भी यहाँ थैंकफुल मानते हैं। ठीक है। और वो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ साथ में कि इंडिया को जो है अपनी पूरी की पूरी जो ग्लोरी हाइट है वहाँ तक ले जाऊँ उठा करके, और इसलिए हर एक देशवासी को खुल करके मुझे बता देना चाहिए कि कई साल के मॉडर्न सिविलाइजेशन के अनुभव के बाद मैंने यह सीखा कि हमें हर कीमत पर में इसे, अगर इसके साथ कोई प्रॉब्लम आती है, बुराई आती है, तो कोई परेशानी आती है तो उससे इंडिया को दूर जरूर रखना चाहिए। वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट्स। ठीक है। तो ये था आपका इस पैराग्राफ में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखे हैं, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूटीनेस, इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization। यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। यहाँ पे इन्होंने जो गीता में जो मैटेरियलिस्टिक दुनिया की बात कही गई है, भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैटेरियलिस्टिक दुनिया से दूर हो जाओ, सुखी हो जाओगे। मैटेरियलिस्टिक दुनिया से जितना जुड़ोगे उतना ज़्यादा दुख होगा। ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर मैं उन्होंने थोड़ा सा जो है खींचा, क्योंकि गांधी जी रोज़ गीता पढ़ते थे, आपको पता होगा कि ये सब उनकी डेली रूटीन में था। ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन आखिर में क्या है, तो कहते हैं यहाँ पर में इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, इट इज़ द वर्शिप ऑफ रूटीनस। तो इस तरीके से ये बताते हैं कि इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो खास करके ये एक ऐसा है जो मटेरियल की पूजा करते हैं। अब मटेरियल आप जानती हैं सब कुछ क्या होता है, भौतिकवादी जो दुनिया होते हैं इसी को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहा जाता है। तो इनका केवल ये काम है कि कौन सा ऐसा चीज़ हमें ज़िंदगी में मिले जिससे हमारी ज़िंदगी में सुख ही मिले, मतलब सुख मिले, जिससे हम सुख प्राप्त कर सकें, जिससे हम सुखी हो सकें, तो उसी को मटेरियलिज्म कहा जाता है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूटीनेस, कहते हैं केवल मटेरियल का ही वर्शिप नहीं है, बल्कि हमारे अंदर में जो जंगलीपन या ब्रूट की जो भावना है उसकी भी पूजा होती है मटेरियल के साथ साथ। इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, ये ऐसी मटेरियलिज्म है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल ये शुद्ध मटेरियलिज्म है। अनएडल्ट्रेटेड का मतलब जो है अशुद्ध हो जाता है, लेकिन गांधी जी ने कहा है बिल्कुल एकदम शुद्ध है, बिल्कुल एकदम इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और लोग इस तरीके से भौतिकवादी दुनिया में जो है वो जी रहे हैं। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, कहते हैं। और मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है अगर यह हर एक कदम पर में मटेरियल सिविलाइजेशन के जो विजय है या ट्रायम्फ है उसके बारे में नहीं सोचती है तो। ठीक है।
पर में ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की परिभाषा देते हैं। इनका कहना ये लास्ट लाइन में ये है कि मॉडर्न जो मटेरियल सिविलाइजेशन खास करके है वो आपको उसकी जो जीत है या ट्रायम्फ है, ठीक है, जीत या ट्रायम्फ है, वो आपको मॉडर्न सिविलाइजेशन से बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में मोटा मोटी यही दे रखा है कि गांधी जी ने मॉडर्न सिविलाइजेशन को जो है इसमें डिफ़ाइन किया है। उन्होंने इसको मटेरियल की पूजा, ब्रूट की पूजा बताए हैं और साथ में ये एक शुद्ध मटेरियलिज्म है। और मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब कुछ नहीं है अगर ये हर कदम पर में मटेरियल सिविलाइजेशन की जीत के बारे में नहीं सोचती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ जहाँ पे जाएंगे हम वहाँ पे केवल मटेरियल की ही पूजा होनी चाहिए और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेकर के हम कहीं भी विजय का पताका फहरा सकते हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने इस पैराग्राफ में मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात कही है और मॉडर्न सिविलाइजेशन को इन्होंने मटेरियल सिविलाइजेशन की जीत से जोड़ दिया है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो मटेरियल सिविलाइजेशन के जीत है, क्योंकि मटेरियल सिविलाइजेशन मॉडर्न सिविलाइजेशन पे हावी होता जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट।